हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल अपेक्स जीएस एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप, इसका ये पार्ट 3 है। और इससे पहले मध्य प्रदेश के भौगोलिक स्वरूप के अंतर्गत हमने मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत मध्य भारत का पठार और बुंदेलखंड का पठार, इसका अध्ययन कर चुके थे। आज हम बात करेंगे मालवा का पठार, रीवा का पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक मिलती रहे। ओके दोस्तों, और जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे मालवा का पठार। मध्य प्रदेश जीके की सीरीज़ के अंतर्गत ये मध्य प्रदेश का भूगोल अभी चल रहा है और इसमें हम बात करेंगे मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी। चलिए डिस्कस करते हैं। मालवा का पठार। मालवा का पठार की भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो इसकी भौगोलिक स्थिति है 20 डिग्री 17 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर से 79 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर। ये मालवा के पठार की भौगोलिक स्थिति है। और हमने देखा था, जो डिवीज़न देखा था हमने क्लासिफिकेशन, उसमें जो मालवा का पठार है वो मध्य प्रदेश के जो भूभाग है सभी पठारों की तुलना में इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। लगभग 28% भाग जो ये कवर करता है मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। तो ये सबसे बड़ा भूभाग है मध्य प्रदेश का मालवा का पठार। और इसकी विशेषता है कि कर्क रेखा जो है इसे 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ये लगभग बीचों बीच से होकर कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से। ओके, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा गया है काफ़ी बार। तो मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिगार, जो कि 881 मीटर है। तो मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिगार, जो कि 881 मीटर है। पूछा जा चुका है दोस्तों, बिल्कुल आप याद रखेंगे। और इस चूँकि ये काफ़ी बड़ा भूभाग है, इसमें इस पठार से होकर बहुत सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो इन नदियों में शामिल है क्षिप्रा नदी, बेतवा, सोनार व चंबल, और अन्य छोटी छोटी नदियाँ भी इसमें शामिल है, जिसमें चंबल जो है जाना पाव पहाड़ी मऊ के निकट से निकलती है। तो ये इसका उद्गम भी मालवा के पठार में ही होता है। बेतवा इसका उद्गम होता है रायसेन के कुमरा नामक गांव में। आगे हम मध्य प्रदेश की नदियां इस टॉपिक पर जब आएंगे उसमें डिस्कस करेंगे सभी नदियों के उद्गम के बारे में। तो ये प्रमुख नदियां थी क्षिप्रा, बेतवा, सोनार व चंबल। मालवा के पठार की जलवायु काफ़ी उत्तम मानी गई है और यही कारण है कि जो भारत के इतिहास का जो गुप्त काल था उसमें एक प्रमुख शासक हुए चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। उनके शासनकाल में एक चीनी यात्री आया था फायान। उसने लगभग भारत के सभी क्षेत्रों का भ्रमण किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो मालवा के पठार की जलवायु है यह विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है, ऐसा उन्होंने कहा। तो मालवा के पठार की जलवायु काफ़ी उत्तम मानी गई है। ओके, औसत वर्षा की बात की जाए तो यहाँ पर औसत वर्षा होती है 75 से लेकर 125 सेंटीमीटर। ओके, और औसत ऊंचाई है, इसकी पठार की औसत ऊंचाई है 500 मीटर। ओके दोस्तों, तो आपसे इसमें सबसे ऊंची चोटी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कर्क रेखा इसे 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। ओके, और औसत वर्षा भी कभी पूछ लिया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप इन पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान रखेंगे। अब मालवा के पठार की स्थिति की बात करते हैं। तो मालवा के पठार के पूर्व में बुंदेलखंड का पठार आता है, ये आप देख सकते हैं। इसके पूर्व में आ रहा है बुंदेलखंड का पठार, दक्षिण में आ रहा है नर्मदा सोन घाटी। ओके, पश्चिम में आ रहा है गुजरात और उत्तर में आएगा राजस्थान। ओके दोस्तों, उत्तर में क्या आएगा? राजस्थान आएगा, पश्चिम में गुजरात आएगा, ओके, दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी, और उत्तर पश्चिम में यहाँ पर अरावली पर्वत आएगा। ओके दोस्तों,
तो इसकी लोकेशन आप ध्यान रखेंगे। उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत आएगा, दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी, पूर्व में बुंदेलखंड का पठार। ओके, तो ये सारे इसकी लोकेशन को आपको ध्यान रखना है। प्रमुख नगरों की बात की जाए तो मालवा का पठार जो है काफ़ी बड़े भूभाग में फैला हुआ है, 28% है, जैसा कि हमने डिस्कस किया। तो इसमें काफ़ी प्रमुख नगर इसमें आते हैं और इसमें से शामिल है गुना, राजगढ़, भोपाल, रायसेन, सागर, विदिशा, शाजापुर, देवास, इंदौर, सीहोर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, झाबुआ, अलीराजपुर एवं धार। ओके, तो ये काफ़ी मुख्य मुख्य शहर इसमें शामिल है। इसमें महानगर की बात की जाए तो भोपाल, इंदौर ये सभी शामिल है, उज्जैन शामिल है संभाग में। ओके, और काफ़ी बड़ा भूभाग है और इसमें काली मिट्टी की प्रचुरता पाई जाती है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में गेहूं की फसल गेहूं और चना की जो फसल है काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। वैसे काली मिट्टी कपास के लिए भी उपयुक्त मानी जाती है। जलवायु की बात की जाए तो मालवा के पठार की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ओके, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वह क्षेत्र होता है, जैसे कि आपने यदि इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो उसमें यहाँ पर क्या होता है, सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता बनी रहती है साल भर और सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है इस क्षेत्र में, इसलिए इसे ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। और इस प्रकार के क्षेत्रों की जलवायु को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ओके, और ये जो मालवा का पठार है यह काफ़ी मध्य प्रदेश के अन्य भूभागों की तुलना में काफ़ी विकसित है और औद्योगिक क्षेत्र इसमें काफ़ी आते हैं। जैसे आप भोपाल के पास मंडीदीप है और इंदौर के निकट पीथमपुर। ओके, इस प्रकार से काफ़ी इसमें इंडस्ट्रियल एरिया शामिल है, बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र शामिल है और काफ़ी विकसित क्षेत्र है अन्य भूभागों की तुलना में। ओके, तो ये तो थे इसके प्रमुख पॉइंट। अब हम बात करेंगे विंध्यन कगारी प्रदेश या रीवा पन्ना का पठार। ओके, अभी तक हमने मालवा का पठार को कवर किया है और मध्य भारत का पठार और बुंदेलखंड का पठार, ये 3 पठारों के बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे विंध्यन कगारी प्रदेश या रीवा पन्ना का पठार। इसकी भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो इसकी भौगोलिक स्थिति है 23 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 78 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर। दोस्तों, ये जो भौगोलिक स्थिति है इसे आपको याद नहीं करना है। यदि आप बड़ी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तभी आपको इसे याद रखना है, जैसा कि हमने पहले भी बताया है। इस प्रदेश की औसत ऊंचाई की बात की जाए तो रीवा पन्ना के पठार की औसत ऊंचाई है 300 से 400 मीटर। ओके, 300 से 400 मीटर। विंध्याचल पर्वत इसमें पाया जाता है, काफ़ी बड़ा पर्वत माना जाता है। और बात करते हैं रीवा पन्ना के पठार की स्थिति के बारे में, तो इसके पूर्व में बघेलखंड का पठार आता है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। उत्तर में बुंदेलखंड का पठार, पश्चिम में मालवा का पठार और दक्षिण में नर्मदा घाटी। ओके, तो ये इसके सम प्रमुख पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको याद रखना है। तो दोस्तों, बात करते हैं इस रीवा पन्ना के पठार में पड़ने वाले प्रमुख नगरों के बारे में। तो इस क्षेत्र में पड़ने वाले प्रमुख नगर हैं रीवा, सतना, पन्ना, दमोह इत्यादि। ओके, औसत ऊंचाई 300 से 450 या 300 से 400 मीटर है। प्रमुख मिट्टी है बलुई, लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल एवं पीली मिट्टी और बलुई मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। ओके, औसत वर्षा की बात की जाए तो इसमें इस क्षेत्र में औसत वर्षा होती है 125 सेंटीमीटर के आसपास। ओके, अब बात करेंगे हम मिनरल्स या खनिज पदार्थ जो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इसमें प्रमुख खनिज पदार्थ पाए जाते हैं चूना पत्थर एवं हीरा। ओके, चूना पत्थर एवं हीरा।
जैसे कि आप जो कटनी जो क्षेत्र है वहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सीमेंट की फैक्ट्रियाँ पाई जाती है। सतना में भी काफ़ी फैक्ट्रियाँ पाई जाती है सीमेंट की, और चूना पत्थर की उपलब्धता होने के कारण यहाँ पे इस प्रकार की सीमेंट फैक्ट्रियों का विकास भी हुआ है। और हीरा, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश का भारत का एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जो हीरे का उत्पादन करता है, और मध्य प्रदेश में जो पन्ना जिला है वह हीरे का उत्पादन करता है, जो कि इस क्षेत्र में शामिल है। ओके, प्रमुख फसल है इस क्षेत्र की गेहूं व चावल। ओके, अब हम बात करेंगे नर्मदा सोन घाटी की। नर्मदा सोन घाटी ये जो है मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत जो 5 भाग थे उसका यह आखिरी भाग है, नर्मदा सोन घाटी। ओके, इसकी भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो भौगोलिक स्थिति है 22 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ओके, यह घाटी मध्य प्रदेश का सबसे निचला भाग है। ओके, ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि इनमें से सबसे निचला भूभाग कौन सा है। आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा, नर्मदा सोन घाटी, मालवा का पठार, ओके, विंध्याचल पर्वत, महादेव पर्वत इत्यादि। तो आपको कोई एक ऑप्शन चुनना है जिसमें से आपको पता होना चाहिए कि ये नर्मदा सोन घाटी मध्य प्रदेश का सबसे निचला भाग है। और सबसे ऊंचा भाग की बात की जाए तो धूपगढ़ है, जो कि महादेव पर्वत है। महादेव पर्वत की सबसे ऊंची चोटी वह सबसे ऊंचा भाग है, जिसकी जो हाइट है 1350 मीटर है। तो आपको सबसे ऊंचा भाग और सबसे नीचा भाग ये ज़रूर याद रखने हैं। बात करते हैं इस क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी के बारे में। तो इस क्षेत्र में गहरी काली मिट्टी की प्रचुरता पाई जाती है। ओके, जिसके कारण इन क्षेत्रों में गेहूँ, कपास, ज्वार, चावल व बाजरा इत्यादि फसल उगाई जाती है। अब बात करेंगे नर्मदा सोन घाटी में जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं उनके बारे में। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं नर्मदा घाटी में। तो नर्मदा घाटी में चूने का पत्थर, फायर क्ले, गेरू, संगमरमर पत्थर, मैंगनीज इत्यादि पाए जाते हैं। वहीं सोन घाटी में चूने का पत्थर, कोयला पाया जाता है। ओके, जो अब सोन घाटी है, सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है, जो कि नर्मदा का भी उद्गम वहीं से होता है। और आप देख सकते हैं जो शहडोल जिला है, शहडोल में जो है कोयले का उत्पादन होता है। ओके, तो इस प्रकार यहाँ चूने का पत्थर और कोयले का उत्पादन होता है, इसके प्रमुख खनिजों में शामिल है। अब बात करते हैं इन क्षेत्रों में पड़ने वाले प्रमुख नगरों के बारे में। तो नर्मदा सोन घाटी में प्रमुख नगर पाए जाते हैं जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, खंडवा तथा खरगोन। ओके, ये इस क्षेत्र में नर्मदा सोन घाटी में पड़ने वाले प्रमुख नगर है। इसका अर्थ है कि जो नर्मदा नदी है उसका और सोन नदी है इसका जो प्रवाह है, इनके बीच में जो है जो नगर पड़ रहे हैं, जो नगर या महानगर शामिल आ रहे हैं उनके बीच में, उनके बारे में इस पॉइंट में डिस्कस किया गया है। अब इस क्षेत्र में औसत वर्षा की बात की जाए तो 70 से 140 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है, जो कि काफ़ी सामान्य से अधिक वर्षा है। ओके, और तापमान की बात की जाए तो तापमान यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री रिकॉर्ड किया है, मैक्सिमम 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो में नर्मदा सोन घाटी, मालवा का पठार और रीवा पन्ना का पठार, इन 3 पठारों के बारे में डिस्कस किया। और नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें पढ़ेंगे पर्वत के बारे में, मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वतों के बारे में। तो उम्मीद करते हैं आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर कीजिए और इसी प्रकार से हमारे चैनल के साथ बने रहिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।